जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है कि सनपुर नामक गांव में एक बलवंत नाम का ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय भैंसें थी। एक पुश्तैनी खेत था जिसमें वह गाय भैंसों के लिए चारा और अपने लिए अन्न उगाता था। बस इतना ही उसके खेत में होता, कोई ज़्यादा जमीन तो थी नहीं। बलवंत अपनी गायों का दूध निकालकर स्वयं पीता और जो बच जाता उसे वह बाजार में जाकर बेच आता। इसी तरह बलवंत का जीवन निर्वाह हो रहा था। बलवंत ने अपने घर में ही एक छोटा सा अखाड़ा बना रखा था जिसमें वह पहलवानी किया करता था। दूध की ताकत और पहलवानी के अभ्यास ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि गांव के सभी लोग उसे बल्लू पहलवान बुलाते थे। उसकी सुंदर काया, सुडौल शरीर और उस पर भी सोने पे सुहागा उसका सौम्य स्वभाव सभी लोगों के दिलों में बलवंत की एक अच्छी छाप जमी हुई थी। उसी गांव में रहने वाला एक और पहलवान था जिसका नाम था रघुवीर। रघुवीर की कदकाठी बहुत ही अच्छी थी। उसकी बलिष्ठ भुजाएं और पहाड़ जैसा सीना, ऊपर से घर में संपन्नता, इन सब चीजों ने रघुवीर को घमंडी बना दिया था। रघुवीर को अपनी ताकत और अपने पैसे पर इतना घमंड हो गया था कि वह गांव की हर चीज को अपनी समझने लगा था। गांव के कमजोर लोगों को सताना और गांव की बहन बेटियों को बुरी नजर से ताड़ना, यह उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी, जिससे गांव वाले बड़े दुखी हो गए थे। उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। गांव वाले कोशिश तो खूब करते कि इसके अत्याचार कम हो जाएं, पर उसके सामने आने की हिम्मत किसी में नहीं थी, जिसकी वजह से रघुवीर का घमंड और बढ़ता चला गया। अब तो उसका अहम इतना बढ़ गया था कि वह यह समझने लगा कि गांव में सबसे सुंदर औरत उसकी पत्नी होनी चाहिए। उसने पूरे गांव में नजर दौड़ाई तो सबसे सुंदर उसे जमींदार की पत्नी लगी। अपने अहम में भरकर वह अगले दिन जमींदारनी के पास पहुंचा और बेशर्मों की तरह हंसता हुआ उससे बोला, भौजाई, इस गांव में सबसे सुंदर चीज मेरे अधिकार में रहती है, तो आप इस गांव में सबसे सुंदर हैं। मैं चाहता हूं आप जमींदार को छोड़कर मुझसे विवाह कर लो। जमींदारनी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत थी। वह चाहती तो अपने पति से शिकायत करके उसे 2-4 गुंडों से पिटवा सकती थी या फिर उस गांव से फिकवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि क्यों इससे नफरत मोल लूं, और हो सकता है इस सब में मेरे पति की जान पर भी बन जाए। मुझे इससे चालाकी से निपटना चाहिए। फिर वह धीरे से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अरे पहलवान जी, मैं कहाँ इतनी सुंदर हूँ। मैं तो अब बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी हूँ और देखो मैं किसी की ब्याहता भी हूँ। अरे तुम्हें शादी करनी है तो किसी कच्ची कचनार कवारी लड़की से करो। मैं तो किसी की झूठन हूँ। तुम्हें शोभा नहीं देगा कि तुम किसी की झूठन में मुंह मारो। जाओ गांव की किसी सुंदर लड़की को पटाओ। इस गांव में सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ताजा खाना जब तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो क्यों बासी खाने पे मुंह मारना। जमींदारनी की बात पहलवान को जच गई। उसने ब्याहता स्त्री को अपनी पत्नी बनाने का विचार छोड़ दिया। अब वह किसी कवारी लड़की की तलाश में रहने लगा। पास के ही गांव में एक बूढ़ी माई शांता अपनी जवान बेटी कजरी के साथ रहती थी। कजरी इतनी सुंदर थी कि जो कोई एक बार उसे देख ले वह बावरा हो जाए। एक बार की बात है, रघुवीर के गांव में बसंत पर मेला लगता था। सो शांता माई के साथ कजरी मेला देखने के लिए आई थी। मेले में घूमते हुए रघुवीर की नज़र कजरी पर पड़ी तो वह अपने होश गंवा बैठा। इतनी सुंदर लड़की उसने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी थी। उसने अपने मन में प्रण कर लिया कि अगर विवाह करना है तो कजरी से ही करना है। अगले दिन वह कजरी के घर पहुंचा और शांता माई को धमकाते हुए बोला, देख बुढ़िया, राजी खुशी अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दे, नहीं तो जबरदस्ती इसे उठा कर ले जाऊंगा। शांता माई उसे अच्छे से जानती थी कि यह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अगर मैंने इससे मना किया तो यह मुझे मार देगा और मेरी बेटी को जबरन उठा कर ले जाएगा। शांता माई ने अपने हृदय में धैर्य को धरा और बड़े शांत स्वभाव से बोली, अरे बेटा रघुवीर, मेरी बेटी तुम्हारी ब्याहता बने, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। पर देख बेटा, विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो होता नहीं है। अरे मेरे भी तो कुछ अरमान हैं अपनी बेटी के विवाह को लेकर, तो तू मुझे 1 महीने का समय दे दे, मैं तैयारी कर लूंगी। 1 महीने बाद आकर तू इसे ब्याह कर ले जाना। रघुवीर हंसते हुए बोला, ठीक है माई, मैं 1 महीने बाद आऊँगा और तेरी बेटी से विवाह करके ले जाऊँगा। पर देख, तू मुझसे होशियारी मत करना,
नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना कह रघुवीर ने भद्दी हंसी के साथ कजरी की तरफ गंदी सी निगाह डाली तो कजरी अंदर तक से हर गई। रघुवीर वहां से चला गया। उसके जाते ही कजरी अपनी माँ से बोली, माँ, तुमने यह क्या कर दिया? तुम मेरा विवाह उसके साथ कैसे कर सकती हो? क्या तुम उसे जानती नहीं हो कि वह कितना दुष्ट व्यक्ति है? मैं उससे विवाह हरगिज ना करूंगी। यह सुन शांता माई ने अपनी बेटी कजरी को गले लगा लिया और बोली, अरे बेटी, कोई भी माँ अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल ना करेगी। पर देख, इस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था, बस मैंने उसे टालने के लिए ऐसा कह दिया। अब मुझे 1 महीने का समय मिल गया है। मैं जो बन पड़ेगा मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो सब करूंगी। अगले ही दिन शांता माई गांव के मुखिया के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताकर उनसे सहायता मांगी। मुखिया ने जैसे ही यह सुना तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए और हाथ जोड़कर शांता माई से बोला, अरे शांता माई, उलझने के लिए भी बोल रही है तो किससे बोल रही है? वो रघुवीर दुष्ट व्यक्ति से? अरे उससे कौन उलझ सकता है? देख, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? तू अपने घर जा और किसी और से सहायता मांग। बुढ़िया शांता माई खूब रोई, गिड़गिड़ाई, पर मुखिया ने उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा कर दरवाजा बंद कर लिया। अब शांता माई गांव के हर दरवाजे पर जाकर सहायता मांगने लगी, पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। शांता माई एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे जमींदारनी का ख्याल आया और वह जमींदारनी के पास उसके घर जा पहुंची और जमींदारनी को सारी अपनी व्यथा सुनाकर मदद मांगने लगी। जमींदारनी ने उससे कहा, बुढ़िया माई, पहले वह दुष्ट मेरे ही पास आया था, मैंने बड़ी चालाकी से उससे अपने पीछा छुड़ाया तो वह अब तुम्हारे घर जा पहुंचा। उससे ऐसे नहीं निपटा जा सकता, उससे तो चालाकी से ही पीछा छुड़ाना पड़ेगा। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। तू मेरी बात मान, जब ही तेरा पिंड उससे छुड़ सकता है। हमारे गांव के पास में ही एक किशनपुर नामक गांव है, वहां पर एक बलवंत नाम का ग्वाला रहता है। बलवंत इतना बलशाली है कि वह रघुवीर पहलवान को कंधे पर उठा कर ले जाएगा। अगर रघुवीर के सामने कोई टिक सकता है तो वह है बलवंत पहलवान। तू उसके पास जा और उसके सामने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रख। अगर उससे तेरी बेटी का विवाह हो गया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कजरी की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। उसका पति स्वयं ही उसकी रक्षा कर लेगा। जमींदारनी की बात से शांता माई के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। वह जमींदारनी को ढेरों आशीष देकर किशनपुर की तरफ चल दी। वहां उसने बलवंत के घर का पता किया और बलवंत के पास जाकर उससे बोली, बेटा, मेरी एक बेटी है, तो उससे विवाह कर ले। देख, वह इतनी सुंदर है कि तू उसे देखकर मना न कर पाएगा। इतनी संस्कारी है कि तुझे हमेशा खुश रखेगी, तुझे किसी चीज का कष्ट नहीं होने देगी। यह सुनकर बलवंत बोला, अरे माई, क्यों मुझे इस आफत में फंसा रही है? मेरा अभी विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो मैं 2-3 साल विवाह नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं तो पहलवान आदमी ठहरा, मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। बलवंत ने हंसते हुए शांता माई से कहा। इस पर शांता माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरे बेटा, अगर तूने मेरी बेटी से विवाह नहीं किया तो वह रघुवीर पहलवान मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा, वह उसे उठा कर ले जाएगा। अब बलवंत सारा माजरा समझ गया। उसने शांता माई से कहा, अरे माई, तो फिर घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही है? तू यह क्यों नहीं कहती कि अपनी बेटी को बचाने के लिए तू मेरे साथ उसका विवाह करना चाहती है? अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी से विवाह जरूर करूंगा। तू बस मुझे यह बता, उस रघुवीर पहलवान ने कौन सा समय निश्चित किया है तेरी बेटी से विवाह करने का? बुढ़िया माई अपने आंखों से आंसू पूछते हुए बोली, बेटा, मैंने उससे 1 महीने का समय मांगा था और 4 दिन बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा। बलवंत बोला, ठीक है माई, अभी 4 दिन है ना, तो मैं 3 दिन बाद आकर तेरी बेटी से विवाह करूंगा। और देख, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए विवाह में, पूरी तैयारी करना। दहेज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी सुंदर सी बेटी मेरी झोली में डाल देना, और हाँ, मुझे दूध जलेबी जरूर खिला देना। बलवंत की ऐसी बात सुनकर शांता माई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर बलवंत के कलेजे को बड़ा सुकून मिला। उसने बुढ़िया माई को सांत्वना देकर उसके घर वापस भेज दिया। बूढ़ी माई पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ अपने घर वापस आ गई और आकर अपनी बेटी को सारी बात बताई। कजरी भी बड़ी खुश हुई यह सुनकर कि चलो, उससे किसी तरह मेरा पिंड छूट जाए। उसके अलावा मैं किसी भी पुरुष से विवाह कर लूंगी, चाहे वो देखने में भले ही सुंदर ना हो। बूढ़ी माई तैयारियों में जुट गई
उसने अपने घर को लीप पोत कर खूब अच्छे से सजाया। अब विवाह का निश्चित समय आया तो बलवंत घोड़े पर सवार होकर कजरी के घर पहुंच गया उसको बिहाने के लिए। शांता माई ने बड़े जोर शोर से बलवंत का स्वागत किया। बलवंत ने जब कजरी को पहली बार देखा तो सच में ही उसके रूप जाल में वह फंसता सा चला गया। वह कजरी को देखकर बावरा सा हो गया। कजरी की माँ शांता माई ने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों बेटा, मैंने सही कहा था ना कि तू एक बार मेरी बेटी को देख लेगा तो बावरा हो जाएगा। यह सुनकर बलवंत थोड़ा शर्मा गया। फिर मंत्रों की बेदी पर दोनों के 7 फेरे हुए और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह की रस्मों से निवृत्त होकर अभी दोनों शांति से बैठे ही थे कि तभी रघुवीर वहां पर दनदनाता हुआ आ गया। उसकी आंखों से गुस्से के अंगारे दहक रहे थे। उसने बुढ़िया माई को ललकारते हुए कहा, बूढ़ी माई, तू बाज नहीं आई, तूने चालाकी दिखा ही दी। तूने इस बलवंत पहलवान से अपनी बेटी का विवाह किया है ना, तो मैं देखता हूँ कि यह कैसे मुझे रोकेगा तेरी बेटी को उठाकर ले जाने से। यह सुनकर बलवंत ने रघुवीर से कहा, रघुवीर, जवान संभाल कर बात कर। अब कजरी मेरी पत्नी है और तुझे शोभा नहीं देता कि किसी बिहाता स्त्री के बारे में इस तरह से बात करे। यह सुनकर तो रघुवीर की आंखों में ज्वाला धड़कने लगी। वह बोला, बलवंत, इसे ले जाने से पहले तुझे मुझसे 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। बलवंत बोला, तो मैं कब पीछे हूँ, आजा मैदान में, कर ले 2-2 हाथ। अब तो यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग अपने घरों से निकलकर वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। उड़ते उड़ते यह खबर जमींदारनी के कानों में भी पहुंची तो वह भी अपने आप को रोक न पाई। वह भी रघुवीर को हारते हुए देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई उसे ऐसी पटकनी दे कि रघुवीर फिर किसी औरत की तरफ नजर उठाकर न देखे। जमींदारनी वहां आई तो उसने देखा कि रघुवीर बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, पर असल में वह अंदर से डरा हुआ है। बलवंत को देखकर उसने धीरे से रघुवीर के पास जाकर उसे उकसाते हुए कहा, अरे रघुवीर, तू तो बड़ा बलशाली है, क्यों डर रहा है? रघुवीर ने कहा, तुझे लगता है कि मैं किसी से डरूंगा? मैं किसी से नहीं डरता। मैं अभी कजरी को सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा। यह सुन कजरी की आंखों में आंसू आ गए। तब बलवंत ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, अरे पगली, तू क्यों रोती है? तेरा पति तेरे साथ खड़ा है। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी की हिम्मत नहीं कि तुझे छू भी सके। इतना कहकर बलवंत ने रघुवीर को ललकारते हुए कहा, तो रघुवीर, आ मैदान में, फैसला हो ही जाए। यह सुनते ही रघुवीर थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा। इधर जमींदारनी ने मोर्चा संभालते हुए रघुवीर को उकसाया, रघुवीर, लोग क्या कहेंगे कि पहलवान रघुवीर एक दूसरे पहलवान से डर गया। अरे कजरी तेरी है, तूने तो कहा था कि मैं 1 महीने बाद उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा, तो अब क्यों डर रहा है? मर्द है तो कर 2-2 हाथ। यह सुनकर रघुवीर में जोश आ गया और वह बलवंत की तरफ लपका। बलवंत ने उसको दे पटकनी 4 बार उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमींदारनी अब वहां से हटकर बलवंत के पास जा पहुंची और बोली, जमाई राजा, धर कलेजा धीर और 2 ककड़ी को चीर। बलवंत जमींदारनी के कहने का आश्रय समझ गया। उसने रघुवीर के सारे कपड़े फाड़ दिए। अब रघुवीर निर्वस्त्र होकर जमीन पर पड़ा अपने अंगों को ढकने की नाकाम कोशिश करने लगा। फिर शांता माई आगे गुस्से से बढ़ते हुए बोली, जमाई राजा, हम हैं तुम्हारे संग, कर दो इस दुष्ट के अंग भंग। बलवंत ने रघुवीर की 1 आंख, 1 टांग और 1 हाथ तोड़ दिया। अब रघुवीर दर्द से कर्राता हुआ जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। आज जमींदारनी के कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंच रही थी। वह यही तो चाहती थी कि इसे मार मार कर ही न छोड़ा जाए, इसका अंग भंग हो जाए तो फिर यह कभी हिम्मत न कर पाएगा गांव की किसी बहू बेटी को छेड़ने की। और जमींदारनी ही क्या, गांव का हर एक व्यक्ति आज बड़ा ही खुश था। सबको सत्याताई से छुटकारा जो मिल गया था। इधर रघुवीर जमीन पर पड़ा अपनी प्राणों की भीख मांग रहा था। बलवंत को उस पर दया आ गई। बलवंत ने ललकारते हुए रघुवीर के साथियों से कहा, जाओ ले जाओ इसे उठाकर और किसी वैद्य के पास जाकर इसका उपचार करवाओ और इसे अच्छे से समझा देना कि शर्म है तो अब कभी अपने घर से बाहर ना निकले। यह सब देखकर कजरी अपने मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। उसकी आंखों में तो आंसू थे, लेकिन उसके कलेजे में एक सुकून था और वह अपने आप को दुनिया की सबसे भाग्य वाली स्त्री समझ रही थी। वह दौड़कर बलवंत के गले लग गई। बलवंत ने भी कजरी का माथा चूम लिया। गांव के सभी लोगों ने बलवंत को अपने कंधे पर उठा लिया और बलवंत की जय जयकार करने लगे। आज पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। थोड़ी देर बाद बलवंत ने सबको समझाते हुए कहा, भाइयों, अब मुझे मेरे घर चलना चाहिए। अब हमारी विदाई कर दो।
उसके बाद शांता ने भारी मन से अपनी बेटी की विदाई की। बलवंत अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ गया और जैसा कि शांता माई ने कहा था कि मेरी बेटी बड़ी संस्कारी है, वास्तव में ही कजरी बड़ी ही संस्कारी थी। उसने अपने पति का मन मोह लिया था। पति का ही क्या, पूरे किशनपुर गांव का मन उसने मोह लिया था। वह अपने पति की खूब सेवा करती। बलवंत भी कजरी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर धन्य हो गया था। इस तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह करने लगे। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन